हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आपने अभी तक अपनी तैयारी जो है सीए फाउंडेशन लॉ की स्टार्ट कर दी होगी मेरे साथ हमारे साथ साथ। तो अब चलिए हम जो है हमारी कल की आज ही हमारा जो है सेकंड लेक्चर है। तो हमने फर्स्ट क्लास में जो है हमारे इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि नॉट गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज बारी है सेक्शन 10 में दिए गए इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की। पर जो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे भाई? बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करते हैं हम हमारे अभी तक का जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा था, और फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का स्टार्टिंग करा था, जिसमें सेक्शन नंबर 1 बोलता था कि भाई मेरा नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। फिर ये मैं एक्सटेंड्स होता हूँ टू होल ऑफ इंडिया। और मैं कब इन्फोर्स हुआ था? मैं इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को, 1 सितंबर 1872 को। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एक एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। मतलब कि यार कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू था एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। डेफिनेशन क्या थी? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। स्क्रीन पे साथ साथ देखते चले जाना और साथ साथ ही बोलते भी चले जाना, ताकि आपको भी फटाफट फटाफट जो है वो पुरानी क्लास की बातें रिवाइज होते जाए। तो चलो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पर हमने देखा था कि यार एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? हमारा एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या थी? तो भाई एन एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो वो क्या था? हमारा एग्रीमेंट था। फिर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ की बात करी थी, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखे थे कि यार इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना कंपलसरी है। ठीक है। तो जैसे फादर सन का जो एग्रीमेंट है, जैसे सोशल और डोमेस्टिक टाइप के जो भी एग्रीमेंट्स है, वो जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, वो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ए ने बी को एग्री टू सेल अ कार फॉर 2 लाख। यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी, जबकि फादर और सन के केस में जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो है सन इन्फोर्स नहीं करा सकता था, फादर को कोर्ट में नहीं ले जा सकता था। देन उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो हम देखते हैं आगे। अभी डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने ये डिफरेंस पढ़ा था वापस से। देखो, सबसे पहला डेफिनेशन तो था अपना किस चीज का? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात था भाई, जो एग्रीमेंट है उसका स्कोप जो है वो वाइडर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हम लीगल एज वेल एज सोशल। एक सेकेंड हम ये वाला हाईलाइटर ले लेते हैं। यहाँ पर लीगल और सोशल एग्रीमेंट दोनों की बात होती है। जबकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ किसकी बात होती है? लीगल की बात होती है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, तो पार्टीज के पास राइट नहीं आता, जबकि यहाँ पर आ जाता है। फिर आता देखा था हमने कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमने इजेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जो कि नॉट गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 पढ़ा था। इसमें हमने 5 इजेंशियल्स पढ़े थे। कौन कौन से इजेंशियल पढ़े थे? वापस से बोल दो एक बार फटाफट से जरा। तो कौन कौन से एसेंशियल्स पढ़े थे? पहला तो होना चाहिए एटलीस्ट टू पार्टीज भाई, खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा नहीं, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। अभी वो एक पर्सन मेकिंग ऑफर है, पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर। अभी ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, चलेगा। देन उसके बाद हमने पढ़ा था भाई 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 वापस से इंटेंशन टू क्रिएट। सबका ध्यान स्क्रीन पर। ओके। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना कंपलसरी है, मतलब कि भाई वो हम कि भाई सामने वाले को आई विल सी यू इन योर कोर्ट। देन उसके बाद थर्ड पढ़ा था हमने कि यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। जैसे जैसे इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन होना। देन उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना जरूरी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग से मतलब मुझे भाई आप जो है जित कि, कितने भी लीटर ऑयल ले दो 1 लाख रुपए में, नहीं चलेगा भाई। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि चांद तारे तोड़ने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई वहां पर
परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअली में। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है हमारा पांचवा इसेंशियल था, और इसी के साथ हमने हमारा रिवीजन जो है फर्स्ट क्लास का वो कितने मिनट में पूरा कर लिया, 5 मिनट में पूरा कर लिया। ठीक है, और इसे हम फटाफट क्यूमुलेटिव रीजन करते जाएंगे ताकि हमारा क्या होता जाएगा, हमको चीजें बिल्कुल बराबर से एकदम याद होती रहेंगी। देन अपन बात करते हैं आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होने वाली। ओके, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन नंबर 10 में दिए गए थे। अभी कुछ सेक्शन नंबर 10 में दिए गए थे, वो कुछ रह गए थे जो हमने वो पढ़ लिए थे कब, लेक्चर नंबर 1 में। तो जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखे। और हमारा ये जो कोर्स है सीए फाउंडेशन के फ्री फास्ट ट्रैक बैच वो चल रहा है यहाँ पर यूट्यूब पर, तो इसका आनंद लेते लीजिए। आनंद मतलब भाई पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भाई पहला इसेंशियल्स क्या है हमारा। पहला इसेंशियल क्या है, पहला इसेंशियल देखते हैं। चलो, पहला इसेंशियल है हमारा कि भाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब कि पहला इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन बाय सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि यार हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, पहला इसेंशियल अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब हमारे पास एक ऑफर होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसका एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। ऑफर का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। अरे पर ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या फिर एन एग्रीमेंट, तो मतलब कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक एग्रीमेंट बनना पहले जरूरी है। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या बनना जरूरी है, एग्रीमेंट बनना पहले जरूरी है। तो भाई पहला हमारा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस या फिर बोल दो एग्रीमेंट। ठीक है, तो हमारा पहला वाला क्लियर हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट ही किसका आउटकम होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का आउटकम होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एग्रीमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एग्रीमेंट। ठीक है भाई, बात समझ में आती है सर, हमने हमारा पहला इसेंशियल सेक्शन 10 के हिसाब से पढ़ लिया। अभी आते हैं हम सेकंड वाले इसेंशियल पे। सेकंड वाले इसेंशियल पे सेकंड वाले इसेंशियल पे आते हैं। उससे पहले मैं आता हूं, हम करेंगे हमारा थर्ड वाला इसेंशियल। ठीक है, तो सेकंड वाले को अभी थोड़ा होल्ड पे रख देते हैं, और आप मुझे याद दिलाइएगा कि मैं सेकंड वाला अभी मैंने नहीं कराया हुआ है। तो सेकंड वाला इसेंशियल पढ़ने से पहले हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड बोलता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बारे में। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, थर्ड इसेंशियल क्या है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, अभी कैपेसिटी ऑफ द पार्टी बोले तो क्या सर, तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी मतलब कि भाई वो पार्टी की औकात है कि नहीं भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। सीधी सी भाषा में वो पार्टी एबल है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इट मींस लीगल एबिलिटी, इट मींस लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भाई उस पार्टी की, उस पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की औकात है कि नहीं, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। अभी कॉम्पिटेंट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा सर, तो देखो हमें आगे बताया गया कि कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भैया बता रहे हैं भाई कि हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो बताते हैं कि 3 लोग जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अभी वो 3 लोग कौन है, तो भाई पहला तो है मेजर, मेजर। ओके, सेकंड वाला है कोई भी साउंड माइंड का व्यक्ति, और थर्ड वाला है नॉट डिस्क्वालिफाइड लॉ, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हो गया क्या सर, अभी देखो तीनों को एक एक करके समझते हैं कि भाई तीनों तीनों का मतलब क्या है, तीनों बोलना क्या चाहते हैं कि भाई मेजर कौन होता है, साउंड माइंड का व्यक्ति कौन होता है। साउंड माइंड का व्यक्ति कोई ऐसा है कि जिसके माइंड में साउंड बजता हो, तो नहीं। ठीक है, आगे समझेंगे। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मतलब क्या। ओके, तो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 3 लोग। 3 लोग कौन कौन हो गए, मेजर, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी समझते हैं मेजर मतलब क्या, तो सर मेजर मतलब जो कि माइनर नहीं है। अभी मेजर मतलब जो कि माइनर नहीं है मतलब क्या सर, मेजर बोले तो जो माइनर नहीं है, तो फिर माइनर मतलब क्या, तो माइनर मतलब
कि अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 18 साल से कम का व्यक्ति जो है उसे हम बोलते हैं माइनर। तो मेजर किसे बोलेंगे सर, जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है। तो भाई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो गया मेजर, तो उसे ही अधिकार है, वो ही कॉम्पिटेंट है, वो ही एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो भाई 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है वो है भाई मेजर, और वो ही कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यार पहले तो हमने फटाफट से कर लिया और बहुत इजी था। सेकंड वाले पे आते हैं, जिसके दिमाग में क्या बजता है, साउंड बजता है, मतलब माइंड में साउंड नहीं, साउंड माइंड का व्यक्ति। ओके, तो साउंड माइंड का व्यक्ति कौन होता है, साउंड माइंड का व्यक्ति होता है जो कि अपने होशो हवास में है, ठीक है, दिमाग से सही तरीके से सही है, मतलब कि ही शुड बी कहाँ गया हमारा, okay, sound mind, he should be in his senses so that he understands the implication of the contract at the time of entering into a contract। मतलब मेरा पेन कहाँ है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं 1 मिनट पेन देख लेता हूँ मेरा। so where is my pen, just wait a minute। तो ये भाई साहब मिल नहीं रहे थे, इसकी वजह से जो है वो अपनी ऊपर नीचे अपने हाईलाइट हो रहा था। तो चलो अभी वापस से शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कि वो व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, अपने पूरे होशो हवास में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम उसे पता चलना चाहिए कि भाई इससे क्या हो सकता है, इससे क्या घमासान मच सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम उसे पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम क्या हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति अपने साउंड माइंड में होना चाहिए, उसके पूरे होशो हवास में होना चाहिए। तो अभी साउंड माइंड का व्यक्ति जो पूरे होशो हवास वाला व्यक्ति है, वही कॉन्ट्रैक्ट में करने के लिए क्या है, कॉम्पिटेंट है। ऐसा कौन बोलता है, लॉ बोलता है। तो फिर कोई भी लूनाटिक, ठीक है, एन इडियट और अ ड्रंकन पर्सन, बोले तो जिस व्यक्ति की दिमागी हालत जो है वो खराब है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो ड्रंक है, ठीक है, या फिर भाई किसी भी ऐसे तत्व, बोले तो किसी ऐसी चीज के इन्फ्लुएंस में जो कि उसे नहीं होना चाहिए, मतलब बोले तो इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में, भाई किसी भी नशीली चीजों के, नशीली चीजें ले रखी है उसने, वो नशे में है, तो हम उसे क्या नहीं मानेंगे, पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं मानेंगे। तो बात समझ में आती है कि भाई वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भाई लूनाटिक या फिर इडियट और ड्रंकन पर्सन और इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट जो है, उन्हें हम सब नहीं मानते, क्या नहीं मानते, पर्सन ऑफ साउंड माइंड नहीं मानते। ठीक है ना, नहीं, नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ओके, बात समझ में आ जाती है हमें यहाँ तक। तो सर तीसरी कंडीशन की बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कि यार देखो, कोई भी व्यक्ति को अगर लॉ बोल देगा, खुद से बोल देगा कि भाई ये व्यक्ति जो है डिस्क्वालिफाइड है, एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर वो एंटर नहीं कर सकता। जैसे जैसे तो हमने 3 पढ़े थे, 3 कौन कौन से पढ़े थे भाई, एक तो मेजर होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सबसे पहले आप वापस से एक बार क्या करेंगे, हम एक बार रिवाइज करेंगे, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे कि भाई हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो तीन तीन पॉइंट है, कौन कौन से, सबसे पहले अ मेजर, अब मेजर मतलब जो माइनर नहीं है, और माइनर मतलब अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो मतलब 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति मेजर। तो मेजर अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मेजर पर्सन ऑफ साउंड माइंड और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये 3 हमने पढ़ लिए जो की कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक,
और हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ। अभी ये चौथा पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट के अंदर नहीं है, बल्कि बात करता है इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फोर्थ वाला पॉइंट। ओके, कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन जो है वो जरूरी है। सर कंसिडरेशन तो वर्ड सुना सुना लग रहा है, कंसिडरेशन वर्ड तो सुना सुना लग रहा है, तो कंसिडरेशन आपका बहुत सुना सुना है, क्योंकि सुना सुना नहीं है, सुना सुना है। तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मतलब होता है, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। मैंने भाई सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में कार दी, सामने वाले ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, वो क्या हो गई भाई मेरे लिए? क्या कंसिडरेशन हो गई मेरे लिए? वो कार कंसिडरेशन हो गई, सामने वाले के लिए वो 2 लाख रुपए कंसिडरेशन हो गई। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। इसे लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? कुड विट प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न। तो भाई बात समझ में आ जाती है। जैसे 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 ओके, जैसे 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 देखते हैं अपन कि मिस्टर मिस्टर ए है, चलो इसे मिस्टर ए नहीं, मिस्टर जेठालाल, जेठालाल है, ठीक है। और ये है बबीता जी। तो अभी बबीता जी जाती है जेठालाल के पास और क्या बोलती है कि जेठा जी। तो जेठालाल क्या बोलते हैं? हाँ बबीता जी, मुझे क्या चाहिए? एक टीवी चाहिए। अब टीवी चाहिए तो टीवी बोलता है कि हाँ ले लो भाई टीवी। तो टीवी परचेज करती है बबीता जी, एक टीवी। ये बहुत अच्छा सा हम टीवी बना रहा है, इसमें प्रोग्राम देख ले जाए आपके हिसाब से, अपने लेक्चर ही चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये टीवी परचेज करती है बबीता जी, और जो है कितने रुपए का पूछती है? तो भाई ये 2 लाख रुपए का टीवी निकलता है। तो ये 2 लाख रुपए। अभी बबीता जी के लिए कंसिडरेशन क्या है? तो भाई वो टीवी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2 लाख के बदले क्या लिया? टीवी लिया। बट जेठालाल के लिए कंसिडरेशन क्या है? क्या टीवी है? नहीं, टीवी के बदले उससे क्या मिला? 2 लाख रुपए मिले। तो कंसिडरेशन क्या है? 2 लाख रुपए। भाई कंसिडरेशन वाली बात तो हमें समझ में आ गई सर। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? पांचवा पॉइंट बोलता है, पांचवा पॉइंट बोलता है कि भाई कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है, वो जो कंसिडरेशन था, वो जो जेठालाल और बबीता जी के लिए कंसिडरेशन था, बोले तो या तो टीवी या तो बोले तो 2 लाख रुपए, वो लॉफुल होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। मतलब कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वापस से मेरे साथ, क्या होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल। कब नहीं मानते हम लॉफुल? इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो अगर किसी लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट या हमारी कंसिडरेशन क्या तोड़ती है भाई, कोई सी भी कानून के प्रोविजन को ब्रेक करती है, तो हम उसे मानेंगे कि वो लॉफुल नहीं है, वो अनलॉफुल है। जैसे 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 कि भाई कोई भी बंदा, जैसे अपने मजनू भाई ने क्या करा? सुपारी दी। मजनू भाई ने सुपारी दे दी किसी को मारने की। मजनू भाई ने सुपारी ली, एक्चुअली वो तो लेता है ना सुपारी। तो वो सुपारी ली उसने भाई किसी को मारने के लिए, और उस कितने लाख के लिए बदले? भाई 10 लाख के बदले उसने किसी को मारने की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही गलत है। वो भाई हमारे कानून को तोड़ रहा है, किसी को मारना गलत बात है एज पर लॉ भी, और मॉरलिटी के हिसाब से भी। तो भाई लॉ को तोड़ रहा है कौन? मजनू भाई का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। अब बात करते हैं कंसिडरेशन। जैसे कि भाई मिस्टर ए है, अभी मिस्टर ए क्या बोलता है? मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने क्या करा? अपना घर बेचा मिस्टर बी को, और उसके बदले मिस्टर बी ने उसे क्या दिया? 100 kg ऑफ कोकीन, ड्रग्स, कोकीन दिया। ड्रग्स होता है ये। तो अब ये क्या है? ये भाई अनलॉफुल क्या है? अनलॉफुल कंसिडरेशन है। क्यों अनलॉफुल है भाई? ड्रग्स का काम करना भाई हमारे कानून में प्रोहिबिटेड है। तो ओके सर, बात समझ में आती है। तो अगर भाई हम लॉफुल कंसिडरेशन क्या बोलते हैं कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और इट इज सच एज वुड डिफीट द प्रोविजन, या फिर वो कोई से भी प्रोविजन ऑफ लॉ को क्या करता है? वो ब्रेक करता है। तो इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट और इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन, या फिर वो फ्रॉड्यूलेंट है या फिर इंजरी टू पर्सन,
कोई भी पर्सन को इंजरी करता है या उसकी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाता है तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं बनेगा। और कोर्ट जो है उसे रिगार्ड करता है भाई इमोरल है वो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट था क्या कि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये हमने खत्म करा। देन हमारा सिक्स पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पर लास्ट नहीं है, हमने हमारा सेकंड वाला पॉइंट छोड़ रखा है अभी। तो देखो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, मतलब कि हमें कहीं भी एक्सप्रेसली लॉ में क्या है एक्सप्रेसली जिसे बोल दिया गया है कि ये वाला जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है, तो फिर हम उसे क्या मानेंगे वॉइड मानेंगे। तो द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। जिसे लॉ ने ही वॉइड बोल दिया गया तो फिर हम उसमें नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। भाई लॉ ने खुद नहीं बोल दिया कि ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, तो मतलब क्या है वॉइड है। तो लॉ के आगे कुछ बोल सकता है क्या? तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट। बट हमने एक पॉइंट छोड़ रखा है। कौन सा पॉइंट छोड़ रखा है? सेकेंड वाला पॉइंट। अभी सेकेंड वाले पॉइंट पे हम जाकर बात करते हैं। सेकेंड वाला पॉइंट था हमारा क्या था? सेकेंड वाला पॉइंट है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कंसेंट हमारी कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले फ्री कंसेंट से पहले हम समझते हैं कि कॉन्सेंट मतलब क्या होती है। कंसेंट मतलब क्या होती है? कंसेंट मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी एक चीज पर भाई एग्री होते हैं, किसी एक चीज पर एक सेंस में एग्री होंगे, तो हम उसे क्या मानते हैं कि भाई वो उनके बीच में क्या है कंसेंट है। और यही यही एग्री होना, यही कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे समझते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई जो टू और मोर persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। भाई वो एक चीज पे एक सेंस में एग्री होने चाहिए, एग्री होनी चाहिए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, ये कौन है? ये भाई ये है एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। कौन है व्यक्ति? ठीक है, ये व्यक्ति है अपने, ये मिस्टर ए है और ये है मिस्टर बी। अभी मिस्टर ए क्या बोलता है? मिस्टर ए और मिस्टर बी बात कर रहे थे कि यार मुझे तेरी गाड़ी खरीदनी है। मिस्टर बी बोलता है कि मुझे तेरी गाड़ी खरीदनी है, और मिस्टर ए बोलता है कि हाँ यार मुझे भी गाड़ी बेचनी है। पर मिस्टर ए के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं मेरी लाल वाली गाड़ी बेच रहा हूँ। ठीक है, ये लाल वाली गाड़ी है, अपन इसको कलर भी भर सकते हैं, अपने पास है भाई कलर की व्यवस्था। तो ये लाल वाली, ये पिंक कलर हो गया, पर ये सॉरी गलत कलर भर दिया। ओके, तो यहाँ पर ये रेड वाली गाड़ी है, और एक अपनी कौन सी कार है? एक अपनी है ब्लू वाली कार, ये ब्लू वाली गाड़ी है। अभी मिस्टर ए के दिमाग में, मिस्टर ए के दिमाग में क्या चल रहा है? मिस्टर ए के दिमाग में चल रहा है कि मैं अपनी कौन सी गाड़ी बेच रहा हूँ? मैं अपनी लाल वाली गाड़ी बेच रहा हूँ। बट मिस्टर बी के दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीद रहा हूँ? मैं ब्लू कार खरीद रहा हूँ। तो ये दोनों एक चीज पर एग्री नहीं है, ये दोनों एक चीज पर एग्री नहीं है, तो इनके बीच में क्या नहीं है? कॉन्सेंट नहीं है। फिर आते हैं अपन हमारे दूसरे एग्जाम्पल पर, जहां पर मिस्टर बी बोलते हैं कि क्या तुम्हारी मुझे रेड वाली गाड़ी बेचोगे? मिस्टर ए बोलते हैं हाँ भाई क्यों नहीं बेचूंगा, मैं तो रेड वाली गाड़ी बेच रहा था। तो अब इन दोनों के बीच में भाई सेम थिंग पर सेम सेंस में क्या बनी है? कंसेंट बनी है। ये सेम थिंग पे सेम सेंस में एग्री हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इनके बीच में कंसेंट है। पर अब ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। फ्री कब होती है? तो चलो देखते हैं। अब उससे पहले एक वर्ड आता है कंसेंसस, कंसेंसस एड आइडम। मतलब इसका मतलब क्या होता है? वही कि द मीनिंग इज टेकन इन अ सेम सेंस बाय बोथ द पार्टी। ठीक है, तो ये होता है मतलब कंसेंसस एड आइडम। ठीक है, ओके। अभी कंसेंट मस्ट बी फ्री। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई वो पॉइंट में फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो कंसेंट को फ्री कब माना जाता है? कंसेंट को फ्री माना जाता है जब वो ये चार चीजों से नहीं ली गई हो। बोले तो सिंपल सा हिसाब, जब वो
ये चार चीज़ों से नहीं ली गई हो, वो धोखाधड़ी से नहीं ली गई हो। अगर मैं आपसे कंसेंट ले लेता हूँ धोखा देकर, ठीक है, मैं मेरे पास फ़ोन है, मेरा फ़ोन है कहाँ गया जब, ठीक है, तो अभी मेरा फ़ोन है, मैं बोलता हूँ, मैं उस पर क्या करता हूँ, मैं एक एप्पल का स्टिकर लाता हूँ मार्केट से, वो लगाता हूँ और उसे रैप बढ़िया पैक बॉक्स में पैक करता हूँ और बोलता हूँ आपसे कि यार ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फ़ोन है, iPhone 15 है और इसे ले लो आप, ये मार्केट में बिक रहा है 1,20,000 के लगभग का, और मैं आपको जो है इसे दे दूंगा, मैं 50,000 में दे दूंगा, चलो आपको, ठीक है, आप भी देखते हो और बिल्कुल हाँ यार ठीक है, ऐसा का वैसा ही फ़ोन है, मैं चाइना से लाता हूँ एक कोई सा भी फ़ोन और उसको बिल्कुल बाहर से पैकिंग वगैरह और आपको चिपका देता हूँ, ठीक है, 50,000 में। तो आपने किसके लिए आपकी एक्सेप्टेंस दी थी, आपने आप किसके लिए कंसेंट दी थी भाई, आपने कंसेंट दी थी मुझे आईफोन के लिए, पर मैंने आपको आईफोन दिया क्या, नहीं। तो यहाँ पर कंसेंट जो है वो फ्रॉड से प्राप्ति की गई थी, कैसे प्राप्ति की गई थी, फ्रॉड से, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। ऐसा ही दूसरा पॉइंट है कि मैं भाई क्या करता हूँ, एक एक सेकेंड कुछ टेक्निकल, जस्ट अ मिनट। व्हाट इज हैपनिंग, हाँ, तो देखो, मैं अब क्या करता हूँ, मैं आप एक बच्चे के ऊपर गन पॉइंट पे क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि यार भाई तू मेरे लेक्चर खरीद रहा है कि नहीं, ठीक है, वो बोल देता है कि हाँ सर खरीद रहा हूँ मैं, तो लेक्चर खरीद रहा है कि नहीं, 1,00,000 रुपए में लेक्चर दे रहा हूँ मैं, और वो बोल देता हाँ। तो अब वो बच्चे ने क्या भाई कंसेंट अपना विलफुली दिया था क्या, अपने पूरे होशावास में तो दिया था, भाई विलफुली दिया था क्या, नहीं, वो मैंने गलत तरीके से, मैंने उसको एक्सटर्नली फोर्स दे के क्या करा, उसे एक्सटर्नली फोर्स देके क्या कराया, उसकी कंसेंट ली, तो ये कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। वो कंसेंट मैंने किससे ली थी भाई, एक्सटर्नल फोर्स से ली थी, कोर्सन से ली थी, कोर्सन, ठीक है, कोर्सन से ली थी। अब हमारा पॉइंट फ्रॉड भी हो गया। सेकंड, अब मैं बात करता हूँ कि यार आप जो है वो भाई मेरे से पढ़ते हो, ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और सपोज करो कि मैं भाई एक बड़े एग्जाम में कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ। अब एक बंदा आता है मेरे पास और वो बोलता है कि सर मैंने, मेरा स्टूडेंट ही है, ठीक है, तो मैं उससे बोलता हूँ कि यार ये ये एक पेन है, एक ऑर्डिनरी पेन, बट मैं बोलता हूँ कि ये पेन ये खरीद तू मुझसे 10,000 रुपये में। तो बोले क्यों सर, तो बोले मैं तभी तुझे पास करूंगा। अब सामने वाला बंदा तो खरीद लेगा। तो भाई मैं मेरे पोजीशन का गलत फायदा उठाकर सामने वाले की कंसेंट ले रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भाई फ्री कंसेंट नहीं है, मैंने अपने इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाया, मतलब अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए क्या करता है, कंसेंट प्राप्त करता है, तो वो भाई अंडू इन्फ्लुएंस से कॉन्सेप्ट कंसेंट प्राप्त करिए, मतलब वो क्या है, वो फ्री कंसेंट नहीं है। अभी हम तीन चार चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं 1 मिनट के लिए, ताकि आपको समझ में जाए फ्री कंसेंट क्या है। इन चारों पॉइंट का डिटेल में डिस्कशन जो है वो अगले लेक्चर, आने वाले अगले लेक्चरों में होगा। ओके, आगे ये टॉपिक दी है वह इंडिपेंडेंटली। देन आते हैं, अपन बात करते हैं हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के बारे में। मैंने ये कॉन्सेंट मिस्टेक से दे दी या मिस रिप्रेजेंट करके दे दी, गलती से आपने मुझे कंसेंट दे दी, तो ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ये भी फ्री कंसेंट नहीं है। तो हमने चार, तो हमने देखा कि यार कंसेंट अगर इन चार चीजों से प्राप्त की गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। कौन कौन से चार पॉइंट वापस से मेरे को बोलो। सबसे पहला पॉइंट कोअर्सन, सेकंड वाला अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड वाला फ्रॉड, और फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो फोर चार पॉइंट कौन कौन से थे वापस से मेरे को चाहिए, कौन कौन से, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो ये तो बात हुई हमने कि चार चीजें नहीं लेना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ क्या रहे थे ये बताओ। तो हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से, सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
तो अभी हमने क्या कर लिया है पूरा, तो ये हमने हमारा पूरा जो भी टॉपिक था, जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट जो है ये हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मेरे को चाहिए कि भाई सेक्शन 10 के हिसाब से 6 इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोले तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आती है। देन हमारी जो सेकंड वाला पॉइंट जो अभी अपन ने रिसेंट में पढ़ा कि हमारी कंसेंट होनी चाहिए। सर कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ओके, तो सर कंसेंट ही नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ओके भाई, समझ में आ गई बात। थर्ड वाला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि भाई जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होनी चाहिए, हो रही है, उसकी औकात होनी चाहिए, बोले तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बारे में हमने बात करी थी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करी थी। देन हमने बात करी थी भाई क्या, कि भाई कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करी थी, कि वो पार्टीज, अभी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में भी पॉइंट है, ठीक है ना, कि भाई कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट है, तो आप बताओ कौन कॉम्पिटेंट है, कौन 3% कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक है मेजर, एक है साउंड माइंड, जिसके माइंड में साउंड बजता है वो नहीं, और थर्ड था पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो फिर हमने बात करी थी, आगे गए थे, और चौथा पॉइंट था हमारा, क्या था चौथा पॉइंट, की कंसिडरेशन होना चाहिए। सर कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए, तो कंसिडरेशन भी, अभी वो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों कैसा होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। इसके लिए हमने देखा था कि भाई गलत तरीके से ऐसा कोई भी लॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो लॉ में प्रोहिबिट किया गया हो वो नहीं होना चाहिए, जैसे ड्रग्स वगैरह का, और ये किसी को मारने धारने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट में। और या फिर वो कोई से भी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, तोड़ रहा हो, तो फिर जो है वैसा नहीं होना चाहिए। फिर हमारी लास्ट वाला बात करता हमने कि कोई से भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए जो कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, क्या कर दिए बाय लॉ एज वाइड, मतलब वो वाइड डिक्लेयर नहीं करे वो लॉ ने। तो ये हमारे थे 6 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने हमारी आज की क्लास में पढ़े। अब हमारे पास आगे जो है वो है टाइप्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रख रहे हैं। इसके बाद का जो अगला लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और आगे चलेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और आगे जो है वो पढ़ते रहिए। आज का जो भी है वो रिवाइज कर लीजिए, और हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।